नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारे और आप सतसिंह धनखड़ जी को जानते हैं। सतसिंह धनखड़ जी हरियाणा के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट में से एक हैं और ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये हमारा जॉइंट वीडियो है। हमने सोचा कि एक साथ चर्चा की जाए, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो किस तरह का रिजल्ट था और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हम तो ये बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसके परिणाम जो होंगे अब 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, ये लोकसभा चुनाव वहाँ पे क्या असर डालेगा। तो धनखड़ जी 5-5 रह गया मुकाबला तो जी 5-5 मतलब ये मानिए, देखो आप इसको 5-5 कह सकते हो। जिन्होंने 5 बढ़त बनाई है उनका तो आप ये मानिए स्कोर 0 था, 5 पे आ गए, तो उनको तो ये मानो बहुत कुछ मिल गया गेन किया। लेकिन जिन्होंने 5 गंवाए हैं और ऐसे क्रूशियल टाइम पर गंवाए हैं, सेंटर में उनका दावा था 400 पार और हरियाणा में दावा था 11, यानी कि 10 लोकसभा 1 करनाल की, और दावा तो चंडीगढ़ पे भी था। तो लेकिन जो बनी वो कहते बूंदी बनी कसर निकल गई ना, कसर रहेगी, थोड़ी कसर रहेगी, करनाल वाली कसर रहेगी। देखो लोग आपस में बात करते हैं भाई बड़ा मजा आया, एक थोड़ी सी कसर करनाल की रहेगी। खैर जनता है, जो जनादेश दिया है वो मंजूर है सभी को। अच्छा, एक जो चुनाव परिणाम था वो बड़ा रोचक सा था। मतलब ये तो दीपेंद्र हुड्डा की जो टीम थी, उनके लोगों से बात होती थी, वो भी नहीं मानते थे कि लाख से फालतू वो जीत रहे हैं। लेकिन उनका जो जीत का जो मार्जिन है वो अचानक से इतना तेजी से बढ़ा, ये सबको समझ में नहीं आई ये बात जी। और उसमें से भी 2 ऐसी विधानसभा हैं जिसका वाकई में सभी सरप्राइज्ड, शॉक्ड और फ्लैबरगैस्टेड अंग्रेजी में कहें तो। एक तो कोसली वाला, मतलब 74,000 समथिंग प्लस 2 वोट से जीताए हैं। बड़ा मैंडेट देखिए आप। और रोहतक से करीब 5,000, यानी कि पिछले 19,900 समथिंग प्लस 5,000, 24-25,000 का आंकड़ा बन गया। वो बात है कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। मुझे लगता है कि एक तो देखिए सेंटर में भी और स्टेट में भी जिस तरह से 2014 में कांग्रेस यूपीए जो है कमज़ोर पड़ गई थी, उसी तरह से जो 400 पार का ओवर कॉन्फिडेंस का जो नारा था, लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि भाई ये तो सब कुछ पहले से निर्णय करके बैठे, फिर हमारी भागीदारी क्या है, चलो इस बार इनको दिखाएं कि भाई जनता जनार्दन क्या चीज़ होती है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, हरियाणा में जो इन्होंने जेजेपी के साथ जब अलायंस ब्रेक किया, खट्टर का चेहरा बदला, तो लोगों को मैसेज मिल गया था कि अब ये कॉन्फिडेंस इनका शेक कर गया। फिर नायाब सैनी को बनाया गया ओबीसी लीडर, और उसके बाद सीएम हाउस के अंदर खट्टर तो मेन अब तक सीएम है, और वो भाई साहब को बाहर वाला एक कमरा सा दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो जनता देखती है, कर बेचारी कुछ सकती नहीं, वो तो एक ही दिन कर सकती है, और उन्होंने वो कर दिखाया। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस शेक कर गया और लोगों ने उसको भाप लिया है कि समय बदलने वाला है और तुम भी वोट की चोट से अपना प्रभाव दिखा दो। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ सीटों पे अंदर खाते में मदद हुई है, जैसे कोसली में जैसे जीते हैं तो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत ने उल्टा वहाँ पे बिल्कुल मदद की। बिल्कुल आप ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप ध्यान से देखें, और हम पत्रकारिता को तो कितना समय से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, राव इंद्रजीत और अरविंद शर्मा दे डोंट सी आई टू आई ईच अदर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसा रिपोर्ट्स हैं एक दूसरे। लेकिन आखिरी दिन उन्होंने फ़ोटो छपवाया, पुराना, काफ़ी पुराना, जब कभी वो पहले कभी उनके टर्म्स अच्छे होंगे कि अरविंद शर्मा उनसे मिलने गए और दोनों ने चर्चा की कि भाई कोसली पे किस तरह से प्रभाव डालने के लिए। पुराना फ़ोटो था, मीडिया को पुराना फ़ोटो रिलीज़ किया गया, और बाद में इस बात की जो है कांग्रेस के लोगों ने जिन अखबारों में छपा तो उनको शिकायत भी की कि भाई आपने ये क्या किया। लेकिन खैर जनता ने जो डिसीज़न लेना था वो ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही, अंडरस्टैंडिंग तो है ही है। देखो कहीं ना कहीं सबको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी बढ़त में रहेगी। अगर वो दोबारा से पावर में आ गए तो एक ऐसा नेता जो ज़्यादा विधायकों का जिसके पास होल्ड रहेगा, कमान रहेगी, उससे टर्म्स बना के चलो,
ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस है व्यापारी हैं, उनके अपने अंदर खाते बहुत सारे व्यापार है, व्यापारी और रिश्तेदार दोनों हैं। हाँ, रिश्तेदार दोनों हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी निभा दी और व्यापार को भी सुरक्षित करना है। तो बिल्कुल हुआ है और अंडरस्टैंडिंग हुई है और उसका परिणाम जो है, अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि अहिर जो हैं कोसली में मदद करें जाटों की यानी दीपेंद्र हुड्डा की, और महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल के अंदर मदद ना करे अपने ही अहिर भाई की। मेरे को तो ये बात समझ से परे है। बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। खैर राजनीति है और ये कोई बताएगा नहीं ना, इसका कोई रिकॉर्ड मिलेगा। जी जी, लेकिन समझ तो आता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 4 दिन जो लास्ट के चुनाव थे वो बुद्धि राजा के इलेक्शन भी फ्री छोड़ दिया गया। इस तरह की, मतलब नहीं तो खट्टर साहब इतनी लीड नहीं ले सकते थे। होने को बहुत कुछ हुआ है, ऐसी बातें कानों में आई है, प्रभु आप वाली बात है। ना इनका कोई रिकॉर्ड है, ना इनकी कोई पुष्टि करेगा, ना कोई नेता आपको ऑन रिकॉर्ड बताएगा, लेकिन चीज़ें फ्लोट होकर के उड़ती उड़ती चीज़ जो कानों तक आती हैं। अंडरस्टैंडिंग है सर, बलि ली जाती है और अपनी चेले की ली जाती है। राजा जो है अपने जो भी, मतलब ये है कि युद्ध में जब बलि लेने का टाइम है तो राजा और तो किसकी बलि लेगा? अपने प्यादों की बलि लेगा। तो प्यादों की बलि ले ली गई। अच्छा, जैसे संगठन की अगर कांग्रेस की आप बात करो, दीपक बाबरिया का दैनिक भास्कर में इंटरव्यू छपा हुआ था, वो कहते हैं अगर हमारा संगठन बना होता तो हम 5 नहीं बल्कि 8 सीटें तक जीतते। तो अब जब संगठन बनने की बात आएगी तो फिर वही धड़ेबंदी कांग्रेस की, क्योंकि जैसे दीपेंद्र जीते हैं वैसी वैसी जीत शैलजा जी ने भी दर्ज की है सिरसा से। और फिर उन्होंने, आप देखो बयान उनके चुनाव के बीच में भी पुराना हिसार का बयान उन्होंने दिया था, अगर यहाँ पे 14 सीटें हैं तो वहाँ पे 16 सीटें हैं। और वो पूरा का पूरा उन पे कांग्रेस का प्रभाव उन सारी सीटों पे दिख रहा है। आदमपुर में भी कांग्रेस जीती है पुराने हिसार की अगर आप बात करें तो संगठन इनका क्या बनेगा, क्या लगता है आपको, जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? सर मुझे लगता है कि जब तक, मुझे लगता है नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो कांग्रेस का भला नहीं चाहते, वो खुद का भला चाहते हैं। अब हुड्डा साहब को भी सूट क्या करता है? हुड्डा साहब को सूट करता है जैसा वही बातें हैं इनकी, ना कोई पुष्टि करेगा ना कोई बताएगा, लेकिन सूट ये करता है कि इतनी सीटें आ जाएं कि सरकार नज़दीक लग जाए। कुछ 2009 वाला मॉडल इंडिपेंडेंट के सहारे से सरकार बना ली जाए, ताकि जो हाईकमान अगर वो हुड्डा साहब को बनाना ना चाहे तो भी जो है वो उसकी उनकी मजबूरी हो जाए, और मजबूरी ये हो जाए कि भाई हुड्डा साहब को बनाओ, नहीं तो कांग्रेस सरकार नहीं बनती। ये सूट करता है। आप ये बताइए 1987 वाला मॉडल आ गया जब देवीलाल ने 60 सीटें जीती थी, तो आप ये बताइए कि क्या गारंटी है कि हुड्डा साहब को ही मुख्यमंत्री? 85 सीटें थी। हाँ 85 सीटें थी। तो क्या गारंटी है कि हुड्डा साहब कोई मुख्यमंत्री बने? क्या मजबूरी है कांग्रेस की, क्या मजबूरी है राहुल गांधी की? खड़गे की मजबूरी हो सकती है, राहुल गांधी की कोई मजबूरी नहीं। और आज भी वही जो है ना डिसीजन मेकर राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है कि हुड्डा साहब इतने मंजे हुए खिलाड़ी, उनको पता है कि चाबी कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, कितना कसना है। तो वही समझ में आ, मतलब ये कांग्रेस में भी ऐसी बातें उठ रही हैं कि इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए कि लहर जैसा कुछ दिखाई दे कांग्रेस में। मतलब ठीक ठाक सही रही तो ज़्यादा बेटर, ठीक ठाक सा रही। और मुझे लगता है कि शायद अब शुरू में देखिए, नाम अनाउंस होने से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले सिर्फ एक रोहतक की सीट पर कि रोहतक की सीट तो निकाल लेंगे, यहीं तक कोशिश थी कि बात ये रोहतक सोनीपत तक ही रहे। लेकिन सिरसा के लोगों ने हाथों हाथ लिया कुमारी शैलजा को। और वो वही बात है कि वो तो हर विधानसभा में पार्टी ऑफिस तक खोलने का टाइम नहीं मिला। लोगों का जुनून ऐसा था, मतलब उनको बनाना ही था। कुमारी शैलजा के पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे हैं, और कुमारी शैलजा जो एक सीनियर लीडर हैं, इस तरह का कोई चेहरा उनको मिले। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना कांग्रेस की तो कल्चर इस तरह की है कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता का इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उसको कैपिटलाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थोड़ा सा भी जहाँ रास्ता दिखता है वहीं पब्लिक उनको सिर पे चढ़ा लेती है। लेकिन अगर आप दोनों की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें, इनका शैलजा जी का और हुड्डा साहब का,
शैलजा जी उतनी एग्रेसिव नहीं हो सकती ना, उतना मतलब वो सत्ता के प्रति जो अपना अंदर का भाव है वो ज़्यादा नहीं दिखा पाती। फिर इसका आप सीधा देखिए, इनके पीछे जनता कौन खड़ी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे खूंखार जनता खड़ी है, जो वोट बैंक है कितना खूंखार है। मैं तो भीम सिंह दैया की वो किताब पढ़ता हूँ और उसमें वो लिखा होता है कि भाई ये जो जाट है ना, जाट हरियाणा के, इनको हर हाल में पावर चाहिए। अगर पावर से दूर खोगे तो ये तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये बिना पावर के जी नहीं सकते हैं। तो ये वोट बैंक हुड्डा साहब के पास है। लेकिन कोई भी सरकार बिना एक कम्युनिटी के समर्थन से आप जीत नहीं सकते। आपको बहुत सारे लोगों का साथ चाहिए। जैसे इस चुनाव में भी 5 सीटें आई हैं, ये इसलिए आई हैं क्योंकि केवल जाट मतदाता नहीं बल्कि बहुत सारा मतदाताओं ने इनको वोट तो सर जो इस बार फॉर्मूला काम किया कांग्रेस का, वो काम किया ना, ब्राह्मण से ब्राह्मण बढ़ा दिया। और जहाँ आप ये बताइए ना, जाट वाली बेल्ट में अहिर भिवानी में देखिए, वहाँ आपको जाट ज़्यादातर श्रुति के रूप में या किसी और के रूप में आता था। वहाँ पर आप देखिए रावदान सिंह को कर दिया, सोनीपत में अपना सतपाल महाराज को कर दिया। तो ये जो काम किया है, मुझे लगता है ये फॉर्मूला काम किया ना। थोड़ा सा भी अगर कोर्स करेक्शन अगर कांग्रेस करती है ना, तो ये मानिए रिजल्ट्स जो हैं फिनोमिनल होते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन, क्या होगा, कैसे होगा। और हुड्डा साहब के ऊपर प्रेशर भी देखिए, इतने सारे उनके ऊपर केसेस हैं, अभी तक उनकी बलि नहीं ली गई। तो कारण है, कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग है। फिर वही बात आ गई, ना कोई इस बात को कहेगा, ना कोई बताएगा, ना कोई पुष्टि करेगा, लेकिन चीज़ें तो हैं ना, लोग देखते हैं, समझते हैं। और हुड्डा साहब तो अभी तक आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाना छोड़ दिया, हम तो भी जाते हैं। तो हुड्डा साहब कहते हैं भाई अमित शाह मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है। अब दोस्ती कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो निभाई जा रही है ना, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो है। तो ये सारी बातें हैं। अगर सरवाइव करना है तो आपको दुश्मन के खेमे में दोस्त चाहिए, और अपने खेमे में आपको पता है कैसे दोस्तों की बलि लेनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये राजनीति है, यही राजनीति है, और बड़ी कड़वी है लेकिन है यही। चौधरी देवीलाल परिवार भी बिल्कुल इस चुनाव में उनको नकार दिया जनता ने। जी, मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल परिवार के पास बहुत अच्छा मौका था 2019 में, जब दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें आई। उस समय उनके पास मौका था कि वो बीजेपी की गोद में ना बैठते, मलाई ना खाते। उसके बाद किसान आंदोलन ने उनको दूसरा मौका दिया, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, क्या उनकी विजडम थी, या उनके भी पिताजी आपको पता है जेल काट कर के आए, तिहाड़ जेल, तो क्या था, कुछ था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो 2 मौके ऐसे थे। आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान है, जो एक वो कहते हैं फुकाट से घास जलती है, वो दुष्यंत चौटाला उसके मालिक हो सकते थे। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग 10 साल देख चुके हैं। उनकी कार्यशैली 2005 से लेकर 2009 तक जो टेन्योर रहा कांग्रेस का, भूपेंद्र सिंह बहुत ही अच्छा था। लेकिन 2009 में जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी, 5 वो विधायक हजका के लाए गए, उसके बाद जो दुर्गति हुई, जो करप्शन हुआ, जो गदर कटा है, और जिस तरीके से ट्रांसफ़र अटरम सटरम, आपको पता है सारी बातें, हम या ना कहें क्योंकि ट्रोल ज़्यादा हो जाते हैं आजकल। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला को लोग फिर भी देखना चाह रहे थे। अब सोशल मीडिया का बिहेवियर देखें, दुष्यंत चौटाला की कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो 2019 तक, जब वो खट्टर को हम पार करा देंगे, जमुना पार करा देंगे, इस तरह की हर कितनी वायरल थी। अब ये देखिए भाई साहब की 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। उनकी माता श्री नैना चौटाला का भी जो हाल हुआ है, पॉलिटिकली कितना नुकसान हुआ है, वो इसी कारण हुआ है। लेकिन वही बात है कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने आना चाहिए, वो पॉलिटिकल विजडम आपके पास होनी चाहिए। खैर, अब शायद कभी दोबारा मौका मिले ना मिले, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, जैसे इस बार मैंने देखा कि चुनाव है ना, फील्ड से ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी लड़ा गया चल रहा है। तो ये आने वाले समय में तो मुझे लग रहा है 2024 का पूरा चुनाव ही सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार सबने ऐसी फोकस्ड रणनीति बना रखी थी, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब पे लोग ज़्यादा एक्टिवली
कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका हम देखिए रूटीन में जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो मोबाइल देखते हैं। तो हमारा ये मानिए कि जितने देर हम जागते हैं और उस देर अगर कोई एक्टिवली काम नहीं करे तो मोबाइल पे होते हैं, तो इसका प्रभाव पॉलिटिक्स के ऊपर भी होता है। तो जानते हैं वो कि लोग आजकल रील देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और आजकल तो ये हमारे जैसे आप जैसे कि जो है ना, अब उससे आगे इंस्टाग्राम आ गया है, फिर कुछ और आ जाएगा। सोशल मीडिया इज़ द रियल पावर। और उसमें ये तो 2014 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ने अगर जो चुनाव जीता, जो मोदी की इमेज लार्जर देन लाइफ बनाई थी, अब वो खुद को भगवान कहने लगे हैं। कुछ लोग तो वाकई मानते हैं कि ये तो पैदा नहीं हुए, ये तो अवतरित हुए हैं। तो अच्छा, मोदी जैसे हैं, मोदी हरियाणा में तो कोई भी फैक्टर नहीं बचे। अगर आप मोदी की रैलियां देखो, आप अम्बाड़ा की, उन्होंने गोहाना की और महेंद्रगढ़ की, तो केवल एक महेंद्रगढ़ को छोड़ के उनका प्रभाव ही नहीं दिखा कहीं भी। अहिरवाल में जरूर मोदी एक फैक्टर है आज भी, बाकी तो हरियाणा की जनता ने तो मोदी को एक किस्म से अपने दिल से निकाल दिया है। सर मैं ये मानता हूँ कि मोदी फैक्टर है, ऐसा तो नहीं कह सकते मोदी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोदी से बड़े फैक्टर उनकी लाइफ में रियलिटी स्ट्राइक हो चुकी है। बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं सर, कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है। अग्निवीर जैसी स्कीम है, अपने गांव के जो बच्चे उनके पास एक ही था कि भाई चलो 10वीं 12वीं करो और फौज में भर्ती हो जाओ, लाइफ सेट तो है, ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। लेकिन ऐसी अग्निपथ जैसी स्कीम आ गई है तो लोग करें क्या। ऊपर से फिर ये जाट नॉन जाट का इशू है, और ऊपर वहाँ हिंदू मुसलमान का इशू है, और अगर फेसबुक और यूट्यूब खोलो तो उस पर कितना जहर है। लोगों के पास जगह बची नहीं थी। तो मुझे लगता है कि जब मोदी से बड़े फैक्टर उनके सामने आए तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब डिसीज़न ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ तो मोदी का मैं तो मानता हूँ मोदी का फैक्टर है, अभी भी गया नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी करने वाला आदमी हरियाणा में है। मतलब मोदी फैक्टर था भी तो उसको फैक्टर ने धूमिल कर दिया, शैडो कर लिया है और धूमिल कर लिया है। तो तभी मैंने शुरुआत की ना कि भाई लोगों की रड़क तो निकली थोड़ी सी रहती है। अच्छा, वो जैसे वोटिंग परसेंटेज आप देखो लगभग बराबर सा है दोनों का, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी है प्रदेश में। बीजेपी कमज़ोर नहीं है कहीं भी, लेकिन वो रिवाइवल प्लान क्या लगता है आपको, कैसे रिवाइव कर सकती है बीजेपी अगर चाहे तो अपने वोट पे? देखो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, 2009 से 2014 तक जो कांग्रेस ने बेड़ा कर किया है हरियाणा का, जिसमें CLU वाला मैटर है, प्रॉपर्टी डीलर वाले गैंग एक्टिव थे, जिस तरीके सारी चीज़ें थी, बीजेपी ने 2014 से मनोहर लाल खट्टर ने एक अच्छा कोशिश की। आप ये देखिए कि जो कुछ हो रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ 2014 से 2019 तक, लेकिन उसके बाद साहब के सुर बिगड़े। उसके बाद ये है कि सेलेक्टेड लोगों को दिल्ली से बाहर से लोग आए CM ऑफिस में, वही पॉलिसी बना रहे हैं, वही डिसीज़न ले रहे हैं, बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हरियाणा में बेरोज़गारी चरम पे पहुंच गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब CMI का डाटा करते हैं कि 37% पहुंच गया, कहाँ लेके जाओगे हरियाणा को, वो कहते हैं तो कांग्रेस का अपना जो है ना कोई पोर्टल है, इसको हम मानते नहीं है। रियलिटी को, प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय आप उससे भाग रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करें। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कास्ट वाला जो इन्होंने एक सिस्टम किया है, हालांकि इनका मॉडल ये है कि आप डोमिनेंट कास्ट वर्सेस अदर्स कर दीजिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको एक बार रीवर्क करने की ज़रूरत है और लोगों को नौकरी देने की ज़रूरत है मेरिट बेस पर। एक ये मेरिट बेस सिस्टम मुझे लगता है कितना अच्छा है। अगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे सब्सक्राइबर्स जितने भी इनके बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सर, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और हमारे इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, तो सबका मन है कि बच्चा डिज़र्विंग है तो नौकरी मिले। मेरे को ना मिले, मेरे बच्चे से ज़्यादा कोई मेरिटोरियस बच्चा उसको मिले, मुझे शांति है। लेकिन ये नहीं कि अपने नेता के नारे लगाए और उसको नौकरी लगा। अच्छा, ये जैसे कांग्रेस सरकार सत्ता में अगर आना चाहती है, अब मुझे लगता है चाहे बीजेपी की आप लाख बुराइयाँ करें, लेकिन आप बीजेपी का ये जो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम था या नौकरी वाला था, इस मुद्दे पे युवाओं का मन फिर भी ये कहता है कि यार इन्होंने कुछ हद तक हमें, चाहे वो D ग्रुप में ही दी हो, हाँ, लेकिन फिर भी तो क्या कांग्रेस को ये इस स्टैंड को अपना क्लियर नहीं करना चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले कि भाई
पीछे जो हो चुका, अब हम नौकरी में आएंगे तो हम ईमानदारी से नौकरियां देंगे। क्या ऐसा प्रॉमिस इनको करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है अगर ये प्रॉमिस तो स्पीच से बेशक कर दें, लेकिन बात ये है कि अंदर खाते ये डिसीजन नहीं ले सकते। मेरी जानकारी में जो है अभी ये मैनिफेस्टो कमेटियाँ की मीटिंग चल रही है इसमें, तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ये लिख कर दे रही है मैनिफेस्टो में कि हम 100% ईमानदारी से नौकरी देंगे। सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से वर्किंग स्टाइल है हरियाणा कांग्रेस में, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं भी खड़े हो जाएं, कम से कम 100-150 ऐसे तगड़े लंबे चौड़े व्यक्ति खड़े हो जाएं, किसी को पास नहीं फटकने देंगे। कौन है ये लोग, मुझे आप ये बताइए, कौन है ये जो ऐसे हैं जो हर जगह मिल जाते हैं। एमपी साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये वही लोग कहते हैं इस चुनाव में तो उन्होंने दूर रखा है उन लोगों को। काफी हद तक सुधार किया है, काफी हद तक तो मिले थे, मैं तो खैर उनसे मिला नहीं चुनाव में। काफी हद तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर काम किया है। लोगों की शिकायतें थी, खास करके शहर के जितने भी प्रोग्राम किए, गांव वालों को दूर रखा कि तुम दिखाई नहीं दे जाओगे मुझे। और गांव में भी जिस गांव का प्रोग्राम है सिर्फ वही, मैं एक जो ना कवरेज के लिए कैंपेनिंग ट्रेल के लिए भी गया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा में, तो मैंने देखा ये बदलाव इस बार है। लेकिन एक आधा बिरछी बना फिर भी नहीं मानता, क्योंकि वो हमारे लोग भावुक लोग हैं। और आप ये बताइए कि जो पूरा दिन अपने नेता के साथ नारे लगाता हुआ घूमता है, गाड़ी का बाइक का पेट्रोल फूकता है, दिन लगा रहा है अपना, पूरा दिन लगा रहा है, मुझे ये बताइए उसको कैसे मना कर देंगे नौकरी देने के? मैं नहीं कहता कि उसको आईपीएस बना देंगे, नहीं वो फिर वो एचसीएस बना देंगे, वही रास्ता निकाल लेंगे ना, जैसे इन्होंने बीजेपी ने निकाला था, हरियाणा कौशल निगम का रास्ता निकाला था उन्होंने। पक्की नौकरी की बात हुई है, ना तुम्हारा नेता कच्चा है ना नौकरी कच्ची है, नेता पक्का है तो नौकरी पक्की लूंगा। क्योंकि आज तक ये पता नहीं चला है कौशल निगम में कौन लोग भर्ती हुए हैं। ये मतलब बिगेस्ट स्कैम है नौकरी का। मैं ये कह रहा हूँ कि रोहतक में क्या हुआ, अब पैसे लेके पीजीआई के अंदर भर्ती हुई हैं, एमडीयू के अंदर, कौशल निगम में, हर डिपार्टमेंट पैसे लेके भर्ती हुए हैं, सबको पता है किसने भर्ती की हैं। लेकिन वही बात है, बहुत बड़ा स्कैम है। और बाहर के भी भर्ती की, हरियाणा से बाहर के भी भर्ती की है। हाँ, ये थोड़ा सा रिलीफ है कांग्रेस के अंदर कि भर्ती हरियाणा के ही होते थे। लेकिन मैं ये नहीं मानता स्टेट लेवल की नौकरियों में, चाहे आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, हरियाणा कांग्रेस हो, मुझे नहीं लगता कि ये मॉडल, ये लोग चाहें लाख कोशिश करें, कामयाब पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी फैन फॉलोइंग है, खास करके रूरल सेगमेंट में, उनकी एक ही डिमांड है, जान मांग लो जान दे देंगे पर छोरा नौकरी लाना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस का ये रहा, मुझे जितना हरियाणा में जान पाया हूँ, अगर कांग्रेस इस स्टैंड को क्लियर नहीं कर पाई तो लास्ट तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा और युवाओं को, मतलब ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह स्थिति होगी अगर वो नौकरियों पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। सर इसमें क्योंकि जो बच्चे पढ़ा रहे हैं पेरेंट्स और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खट्टर सरकार का ये जो लोकसभा में ये हाल हुआ है इनका, बीजेपी वालों का, इसमें बड़ा कारण ये रहा है कि ये ना तो भर्तियां कर पाए और अगर कर भी पाए तो वो उनकी ज्वाइनिंग में रोड़ा फलाना रोड़ा, कहीं कोर्ट में चटक गई है ये। क्योंकि पहले टर्म में जितनी भर्तियां की थी, दूसरे टर्म में तो भर्तियों का स्लो प्रोसेस है। अब एक और बड़ा इशू है, अब ये जो 5 नंबर वाला जो मसला है, इस पे अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो टाइम फिर बचेगा कहाँ भर्ती करने का। और ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर तो भर्तियाँ ही नहीं हो पाएंगी प्रदेश में। ये बचा हुआ टर्म में नायब सैनी भर्ती नहीं कर सकते, भर्ती नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हम यही बात कर रहे थे कि जो नौकरी वाला सिस्टम है ना, अगर आने वाले 3 महीने के अंदर अगर नायब सैनी सरकार भर्ती कर पाई, और मैं कहता हूँ 60% तक भी ईमानदारी से भर्ती कर पाई, बहुत बड़ा एज ले लेगी। और अगर नहीं कर पाई तो अभी देखिए, हम लोग गांव से हैं लेकिन शहरों में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं। हमारे बच्चे जी तोड़ मेहनत करें, गांव में भी बच्चे मेहनत करें, लेकिन ज़्यादातर का एक फोकस सा बिगड़ जाता है। हमारी सरकार है, नौकरी 10वीं करते लगवा दूंगा, एक ये था कभी। अब तो खैर ये लोग ज़्यादा नेताओं पे भरोसा भी नहीं करते हैं। अब नेताओं पे भरोसा लोगों का कम हो रहा है। आप देखिए कि पहले लोग जिस मिशन से जुटते थे,
और वो उन्होंने छोड़ दिया है उस मिशन से लोगों के लिए। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, 100 में से आप ये देखिए 65 लोग तो वोट डालने जाते हैं, बाकी नहीं जाते। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप मुझे बताइए, गांव का आदमी जी तोड़ इनके साथ मेहनत करता है, रुक के मारता है, गाड़ी का तेल फूकता है, वो क्यों करता है? अगर उसका छोरा नौकरी नहीं लग रहा तो वो क्यों करेगा? मुझे बताइए उसका क्या इंटरेस्ट उसके है? लिए इनको एक तो नौकरियों की संख्या दोगुनी करनी पड़ेगी, निकालने की जो स्पीड है ना भर्तियों की, वो करनी पड़ेगी, और एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, पढ़ने ही लगेगा। ना पढ़ने के लिए इनको और व्यवस्थाएं ये अगर क्लियर कर दें बात कि जिसका बच्चा मेरिटोरियस है उन्हीं में से सिफारिश चलेगी। हाँ। 10 हैं, 10 में से अगर 5 मेरिटोरियस है तो 5 में से ही कंसिडर होगा, बाकी 5 फिर उन 5 का बेचारों का क्या दोष है? तो फिर वो गांव में खड़े नहीं मिलेंगे, फूल की माला नहीं पहनाएंगे, नोटों की माला नहीं फैलाएंगे, और वो जो ना लड्डुओं से नहीं तोलेंगे, और वो जयकार नहीं लगाएंगे, और जो पढ़ने वाले जिनके माँ बाप वो नारे नहीं लगाते हैं। मुझे लगता है अब नेताओं को इस उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि लोग उनके जयकारे लगाएं। समय बदल गया है, और जो पेरेंट्स भी जयकारे किसी के लगाते हैं वो नहीं लगाने चाहिए। मैं उस आदमी का आत्म स्वाभिमान क्या रहता होगा जो नेताओं के पाँव में पड़ता है, अपने बच्चों का कैसे सामना करना होता है। तो मुझे लगता है अब हरियाणा को रियल इश्यूज पे फोकस करना चाहिए कि ना बीजेपी वालों को गलत काम करने देंगे, ना हम कांग्रेस वालों को गलत काम करने देंगे। हरियाणा का जो हित सोचेगा, हरियाणा का जो विजन लेगा। खट्टर साहब क्यों फेल हो गए? उनके पास विजन नहीं था, वो हरियाणा का सोच ही नहीं पाए। नीयत तो ठीक थी, नीयत में भी हो सकता है, पर मुझे तो उनकी नीयत पे भी शक रहता है हमेशा। मतलब उनकी नीयत ठीक होती तो वो हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहने के बावजूद हरियाणा को जातीय विद्वेष में नहीं धकेलते। तो उनके चेहरे से झलकता था वो चीज़। वो बातें बड़ी अच्छी करते थे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी के शायद वो शिकार हो गए। ब्यूरोक्रेसी को तो वो खींच के लेते थे अपने हिसाब से तो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उनकी जमीन धीरे धीरे नीचे नीचे निकाल दी। जब आप कुछ सोचते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके आसपास ये जवाहर यादव टाइप के लोग, उन्होंने उनको घेरे रखा, काम नहीं करने दिया। खुद की बुद्धि थी नहीं खट्टर साहब के पास, और बहुत सारे फैक्टर है उनके पतन के, लेकिन फिर भी लोग उनको कम से कम नौकरियों के लिए। लेकिन जो चौधरी बंसी लाल है हरियाणा के लिए क्या किस तरह एक ही तो हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है चौधरी बंसी लाल का। अगर 4 चौधरी बंसी लाल जैसे सीएम होते तो हम तुलना करते कि फलाने ने अच्छा किया, धमकाने ने अच्छा किया। वो तो उनका तो एक अकेले ही दौड़ रहे हैं मैदान में। अब चौधरी बंसी लाल कब पहली बार 1969 में पहली बार शायद मुख्यमंत्री बने। वीरेंद्र सिंह जी के बाद तीसरे जो मुख्य, तो उसके बाद से लेके आज है 2024, हम बंसीलाल जी की बात कर रहे हैं। जी, बंसीलाल जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो 4 बंसीलाल और पैदा हो जाना चाहिए तब तक। हाँ, हो जाने चाहिए थे, लेकिन खैर जो भी रहा। लेकिन ये आपकी बिल्कुल सही बात है, और ये शुरुआत हो सकता है हमारे युवाओं से। युवाओं को भी ये मानना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से अगर नेताजी से आप काम कराओगे तो पूरे हरियाणा की नस्ल खराब होगी। किसान आंदोलन में 2 ही बातें हुई थी, नस्ल और फसल। तो फसल तो जब सरकार बनती है, ये फसल वाला तो देखो हुड्डा सरकार में एक अच्छी बात थी, दाम वाम मिलते थे और सारी चीज़ें ठीक थी, और वो पंचायत चली जाती थी तो सुनते, धमकाते नहीं थे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मामला उतना फार्मर फ्रेंडली नहीं है। और नस्ल की बात हो तब बसेगी, बच्चों को बताओ कि भाई पढ़ो लिखो, मेरिट में आओ, कोई अपना व्यापार करो, नौकरी के भरोसे ना रहो। नौकरी कितनी दे सकती कोई भी सरकार? 1% टोटल रोजगार का नौकरी, सरकारी नौकरी का इतना ही तो हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा तो काम ही करने पड़ेंगे जी, स्वरोजगार ही करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये भी माहौल जो है सरकारी बना सकती है। हरियाणा में थोड़ा ज़्यादा है कि हरियाणा में लोग सरकारी नौकरी का क्रेज ही ज़्यादा है जी। अब गुजरात में जाओ, वहाँ लोग देखते भी नहीं, देखते मुँह उठा के नहीं देखते, अपना कारोबार करते हैं। कुल मिला के ज़्यादा खुश हुड्डा साहब को भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नायब सैनी जी को भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर मनोहर जी मौका दे दें और वो परफॉर्म कर जाएं तो बीजेपी के लिए भी रिवाइवल प्लान हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसमें ये देखिए, अब तो मनोहर लाल जी लोकसभा में बिजी हो जाएंगे क्योंकि अब तो सांसद बन चुके हैं, दिल्ली के चक्कर। पर जिस हिसाब का उनका अभी तक का एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा वो लोकसभा में उनका कोई मन है। वो रहेंगे हरियाणा में, वो चंडीगढ़ सीएम हाउस में रहेंगे। हाँ, मतलब वो जब तक बाहरी लगा के बीजेपी ने साफ नहीं कर देना, इतने हरियाणा छोड़ देंगे। खैर जो भी है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनने वाली है, और अगर जिसकी भी सरकार बने
नौकरियों पर उस सरकार का क्या स्टैंड रहना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।